हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों हम लोग लेकर आ चुके हैं सॉलिड स्टेट का सेकंड लास्ट लेक्चर, दैट इज़ थर्ड लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, आफ्टर दैट और क्या करना है, अरेंजमेंट्स की बात करेंगे हम लोग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से वो अरेंजमेंट्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा। और सबसे एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वॉइड्स, ठीक है। तो वॉइड्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो देखो, फिलहाल हम शुरू करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से। अच्छा, मुझे बताओ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, बताओ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी को रिप्रेजेंट वही रो से ही करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसका मास? उस चीज़ का जिसका निकाल रहे हैं, मतलब मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने एज लेंथ जो है, एज लेंथ यूनिट सेल का अगर मैंने ए मान लिया, ठीक है, एज लेंथ का यूनिट सेल का जो एज लेंथ है, ठीक है, यूनिट सेल का जो एज लेंथ है, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने मान लिया ए। तो मुझे बताओ उस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। अब मान लो n पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, मान लो उसमें n पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अज्यूम दैट देयर आर n particles in the unit cell having mass m, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा यूनिट सेल का? फिर एक पार्टिकल का मास m है और ऐसे n पार्टिकल्स उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा m इंटू n। अरे भाई, एक पार्टिकल का मास m है और मान लो 10 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हर एक पार्टिकल का m ऐसे 10m हो जाएगा ना। तो वैसे यहाँ पे n पार्टिकल्स हैं तो mn हो गया, m इंटू n। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब, ठीक है। अब मुझे मास तो पता नहीं है जो भी पार्टिकल है, तो मैं क्या करूँगा, इस मास को जो है इसको मैं कुछ कॉन्स्टेंट चीज़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को पता है कि जो मास होता है उसको हम लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और साथ ही हमें ये पता है कि जो मोलर मास का फॉर्मूला होता है, कैपिटल M का, वो होता है मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो देयरफॉर कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू Na हो जाएगा। तो मास ऑफ वन पार्टिकल मुझे यहाँ से मिल गया कैपिटल M अपॉन Na। तो स्मॉल m की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? m अपॉन Na। तो m n अपॉन Na इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा डेंसिटी का। डेरिवेशन आ सकता है, तो इस डेरिवेशन को ध्यान में रखना। कैसे करोगे? सबसे पहले हो अज्यूम दैट एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बी ए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी ए क्यूब, ठीक है। उसके बाद लिखना अज्यूम दैट देयर आर n पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, ईच वन हैविंग मास m, ठीक है। सो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर ये लिखना, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप लिखना कि मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू एवोगैड्रो नंबर, देयरफॉर कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू Na, देयरफॉर स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na, ठीक है। फिर स्मॉल m को रिप्लेस कर दो। तो बेसिकली हम लोग इस फॉर्मूले को mz अपॉन Na इंटू ए क्यूब से याद करते थे, क्योंकि हम लोग इस n की जगह z यूज करते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स, है ना। तो बेसिकली ये n कुछ और नहीं है बल्कि z ही है, mz अपॉन Na इंटू ए क्यूब। मैं इसको इसी तरीके से याद करता था क्योंकि इसमें मेरा नाम भी आता है, तो ये मेरे को याद हो जाता है ना, mz। तो z क्या है? z है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कभी बोला क्वेश्चन में कि भाई एक BCC यूनिट सेल है जिसमें ऐसा ऐसा सीन है, तो BCC बोल दिया तो वहीं पे समझ जाना z की वैल्यू 2 दे दी, मोलर मास दिया ही होगा, Na दिया ही होगा, A दिया ही होगा, डेंसिटी आ जाएगी, है ना। अच्छा, तो चलो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स देख लेना। फिलहाल मेरे पास एक क्वेश्चन है कि गोल्ड, मेरे साथ सॉल्व करो, क्रिस्टलाइजेस इन FCC विथ एज लेंथ 620 पिकोमीटर, एज लेंथ 620 पिकोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ गोल्ड एटम एंड डेंसिटी, कैलकुलेट रेडियस of gold atom
एंड डेंसिटी, दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो सोच रहे होंगे कि भाई रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है, तो पिछला लेक्चर देख लो और क्या। और जिन्होंने देखा है वो भी सोच रहे हैं क्या? अरे यार इतना बड़ा धोखा मत दो, सॉल्व करो इसको, तब तक एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन द बीसीसी स्ट्रक्चर हैविंग radius, calculate density। हाँ, एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो एज लेंथ है, ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी तक बताई नहीं है आपको। ये जो एज लेंथ है इसको आप हमेशा पुट करोगे सेंटीमीटर में, क्योंकि जब आप डेंसिटी निकालोगे तो वो हमेशा निकालोगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही हमें करना पड़ता है, मतलब कन्वेंशन है, फॉलो करते आए हैं। एग्जाम वगैरह में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर भी जो डेंसिटी आती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आती है। ठीक है, तो गोल्ड क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी, एफसीसी में है तो मतलब एन की वैल्यू कितनी है 4, 1 2 4, 2 किस में बीसीसी में। ठीक है, एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू दी है 620 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 620 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻8 सेंटीमीटर, या तो 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, या तो 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया ए आ गया। डेंसिटी निकालनी है। अच्छा, पहले रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकालेंगे? आपको याद है एफसीसी में ए और आर का रिलेशन क्या था? ए और आर का रिलेशन था a√2 = 4r। तो आपको a दिया है 620√2 = 4r, तो r आ जाएगा, ठीक है, r हो जाएगा 155√2, 155√2 आ जाएगा आपका r। ठीक है, तो डेंसिटी क्या आएगी? डेंसिटी आएगी mz/Na × a³। अच्छा, तो इसका मोलर मास कितना होता है गोल्ड का? 197 होता है क्या? हाँ, तो मोलर मास होता है गोल्ड का 197 इंटू z, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 4, और अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, a³ -22 नहीं +22। ठीक है, a³ a कितना है आपको 620, तो 620 इंटू 10⁻10 का जब क्यूब करोगे तो ये आएगा 620 इंटू 620 इंटू 620 इंटू 10⁻30। ठीक है, अब इसको आगे पीछे करके आप लोग रिजॉल्व कर लेना, डेंसिटी आ जाएगी। मैं देख लेता हूँ फिलहाल आंसर सही है या नहीं। ठीक है, समझिए क्या? ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोगों को करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। समझ गए ना क्या करना था या नहीं समझे अभी तक? सबसे पहले तुम्हें निकालना था रेडियस ऑफ एयू एटम। तो एयू एटम क्रिस्टलाइज किस में हो रहा है? एफसीसी में। एफसीसी में रिलेशन क्या होता है? a√2 = 4r। ए की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी का फॉर्मूला था mn/Na × a³। ठीक है, Na × a³। तो m हमें पता ही है गोल्ड का कितना होता है। गोल्ड का m 197। चलो सिल्वर का m लिख लो, वरना बोलोगे धोखा दे दिया। सिल्वर का m होता है 108। तो 197 तुमने यहाँ डाला, n की वैल्यू डाली, Na की वैल्यू डाली, a की वैल्यू डाली, सॉल्व कर दिया, डेंसिटी आ गई। ठीक है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे देखो अब सिल्वर क्रिस्टलाइजेशन इन बीसीसी स्ट्रक्चर हैविंग रेडियस √3 एंगस्ट्रॉन्ग, कैलकुलेट डेंसिटी। तो इसमें आप लोगों को रेडियस दे दिया है √3 एंगस्ट्रॉन्ग, एज लेंथ नहीं दिया हुआ है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है mn/a³ इंटू Na, या फिर Na × a³। तो तुम्हें कैपिटल M पता है, स्मॉल n पता है, क्योंकि बीसीसी है तो n कितना होगा? स्मॉल n 2 होगा। तुम्हें a नहीं पता है अब की बार। तो बीसीसी में रिलेशन क्या था? बीसीसी में रिलेशन था a√3 = 4r। ठीक है, तो a√3 = 4, r की वैल्यू √3 इन्होंने दे रखी है, तो ये इससे कट गया, तो a आ गया 4 एंगस्ट्रॉन्ग। 4 एंगस्ट्रॉन्ग आया है, ध्यान रखना। 1 एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो डेंसिटी = कैपिटल M 108, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, a³ मतलब 4 का क्यूब 64, और एंगस्ट्रॉन्ग आएगा 10⁻8 सेंटीमीटर, तो उसका क्यूब कर दोगे तो 10⁻24। Na आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। चलो इसको हटा दो, खाली 6 रहने दो। ठीक है, तो देखो 2 3 जा 6, ये देखो 3 से कटेगा तो 3 36 जा, फिर देखो ये 2 से कटेगा तो 2 18 जा, और ये 2 32 जा, ये 2 9 जा, 2 16 जा, तो और काट दो। देखो तो ये आ गया 9/16 इंटू 10⁻²। ठीक है, -24 + 22 -2,
ऊपर कर दोगे तो ये आ जाएगा 900/16, ठीक है। 4 से काट दो इसको, 4 2 ज़ा 8, 4 20 2 25 ज़ा 4 4 जा, ठीक है। तो फाइनली ये 56 के अराउंड आ जाएगा, 56 पॉइंट समथिंग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। ओके, मैंने क्या गलती कर दी, ओ सॉरी, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू गाइस, ठीक है 23 होता है, पता नहीं कहाँ से 22 याद रह गया था, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया था वैसे, क्या मतलब मैं बहाना दे रहा हूँ। 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो ये करके आप लोग इसको फिर से रिजॉल्व करो तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 90/16 आएगा तो 5.6 आ जाएगा आपका आंसर, 5.6 करेक्ट है, ठीक है। 5.6 आ जाएगा आपका आंसर। और सबको रिजॉल्व कर लो अब यार, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को। चलो 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलिए, अब 2 क्वेश्चन मैंने आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से उठा लिए, इनको मैं दोबारा कराऊंगा जब एक्सरसाइज सॉल्यूशन लाऊंगा, बट फिलहाल के लिए भी एक बार करा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने मिक्सअप कर दिया। देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला दोबारा लिख लिया जाए, mn/a³ × na, ठीक है। जो लेक्चर देखते आ रहे हैं कंटिन्यूसली वो वाकिफ होंगे कि क्या क्या कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो और यूनिट सेल एफसीसी है, अगर यूनिट सेल एफसीसी है तो इनकी वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई क्लियरली। कैलकुलेट रेडियस, मतलब हमें आर निकालना है, ठीक है। और मोलर मास भी हमें दिया हुआ है, तो रो इज इक्वल्स टू mn/na × a³। तो रो हमें दिया हुआ है 22.4, कैपिटल एम हमें दिया है 192.2, ठीक है, बेसिकली 192.2 था, इंटू एन की वैल्यू हमें पता है 4, एन ए हमें पता है 6 × 10⁻23, और ए यहाँ से आएगा। और हमें जब ए मिलेगा तो हम लोग वो ए और आर के बीच का रिलेशन लगा के आर निकाल लेंगे, ठीक है। आर निकालना है एट दी एंड हमें, ओके, ध्यान रखना उसका। तो अब हमें ये देखना है कि 192 जाएगा क्या इसमें, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें अप्रॉक्सीमेशन कटिंग पिटिंग करनी होगी, तो इसको 192 ही मानो, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको 192 मानो, तो ये हो गया 632 ज़ा, ख़त्म, ठीक है, 632 ज़ा। और ये कट गया 4 5.6 जा, ठीक है। सो a³ इज इक्वल्स टू आ गया 32/5.6 × 10⁻23, तो a³ इज इक्वल्स टू आ गया 32/5.6, 5.6 से 6 जा करके देखो एक बार, 5.6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33.6, ठीक है। तो नियरली 6 के करीब आ रहा है, तो मैं इसको 6 से टाइम्स कैंसिल कर देता हूँ, तो 6 × 10⁻23 आ गया ये बेसिकली, ठीक है। तो a³ है ये, तो इसका जरा क्यूब रूट लो। क्यूब रूट लेने के लिए हमें इसको 10 की पावर जो है इसको 3 से डिविजिबल बनाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 60 बना के इसको 10⁻24 कर देते हैं, चलेगा, चलेगा। तो 10⁻24 का क्यूब जो होगा वो आएगा 10⁻8, और 60 का जो क्यूब होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास आएगा, क्योंकि 64 का क्यूब जो होता है वो 4 होता है, तो 60 का क्यूब मैंने अप्रॉक्सीमेट 4 ले लिया। अब हमें रिलेशन पता है एफसीसी में, क्या पता है रिलेशन, कि a√2 इज इक्वल्स टू 4r होता है। तो r निकालना है तो वो हो जाएगा a√2/4, और a हमने निकाला है 4 × 10⁻8 × √2/4, तो 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 10⁻8 × 1.414 √2 की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा r, तो r इज इक्वल्स टू आ गया, अच्छा इसको ऐसे कर दो, 141.4 × 10⁻10, और 10⁻10 क्या है, ये 10⁻10 क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, तो ये सेंटीमीटर है। तो 10⁻10 यहाँ से गायब करके r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 141 पिकोमीटर, ठीक है। करेक्ट आंसर 136 है, वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन किए, बट मैं मेथड समझा रहा था, आई होप आप लोगों को समझा होगा, ठीक है। आप लॉग कैलकुलेशन करोगे तो प्रॉपर आएगा। चलो ये देखो, एन एलिमेंट विथ मोलर मास इतना, एज लेंथ इतना 405 पिकोमीटर, पहले खुद ट्राई कर लो, डेंसिटी इतना, बताओ ये एफसीसी है या बीसीसी है, ठीक है भाई, कोशिश करेंगे बताने की हिम्मत हुई तो बता देंगे। देखो मोलर मास, अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल mn/na × a³। एज लेंथ हमें दिया, सब कुछ तो दिया हुआ है, एज लेंथ 405 पिकोमीटर है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 405 × 10⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 4.05 × 10⁻8 सेंटीमीटर। 4.05 किया मैंने, 2 पॉइंट पीछे किया, तो ये 10 से पावर ये कम हो गई, -8 हो गया, मतलब बेसिकली बढ़ गई, कम नहीं हुई, बढ़ गई, ठीक है। अब जो मैथमेटिक्स जिनका वीक है वो समझ नहीं पा रहे होंगे ये सब क्या हो रहा है, तो जाने दो, वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। अब क्या करोगे यार, ये सब थोड़ी, अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ बताओ। एक तरीका है एक्सप्लेन करने का, लेकिन बहुत टाइम जाएगा,
वो तरीका ऐसा है कि तुम 405 इंटू 10⁻10 में ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब वो महान लोग बोलेंगे अरे नीचे कैसे करेंगे, नीचे तो कुछ है ही नहीं। कितने महान हो यार तुम लोग, नीचे 1 रहता है ना हमेशा। ऐसे ऐसे डाउट सही में आते उन्हें यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1 नीचे है तो ये देखो 10 का स्क्वायर, नीचे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10⁻10 + 2 हो गया 10⁻8, और नीचे जो 100 था उसने इसको जब डिवाइड किया तो 4.05 हो गया, ठीक है। ऐसे मैं समझा सकता हूँ हर एक स्टेप, लेकिन यार अब वही है कि उनको उसमें भी डाउट आएगा कि यार यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं, किससे डिवाइड कर दें, है ना। तो इसको मैं 4 ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हो गया 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सही में हमारी कोचिंग में बहुत बार आया था। तो डेंसिटी है 2.7, मोलर मास है 27, एन की वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली। एन की वैल्यू 1 आई तो सिंपल क्यूबिक, एन की वैल्यू 2 आई तो बीसीसी, एन की वैल्यू 4 आई तो एफसीसी। एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23। ए क्यूब 4 का क्यूब हो गया 64 और 10⁻8 का क्यूब हो गया 10⁻24। 10⁻8 के टर्म्स में मैं इसीलिए लाना चाहता था ताकि ये 23 है 24 है, तुरंत कैलकुलेशन हो जाए, है ना। देखो ये 2.7 10 काट देगा इसको। अब ये पूरी क्वांटिटी यहाँ कर दो तो ये हो गया देखो 6 × 64 × 10⁻1 = 10n, ठीक है। अभी इस 10⁻1 को वहाँ भेज दो तो हो जाएगा 6 × 64 = 100n। तो n आ जाएगा 64 6 जा कितना होता है, 64 6 जा देख लेना यार, क्या इतना सोच रहा है। 64 6 जा 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, ओके हो गया 384 होता है। तो ये n आ गया हमारा 384/100, तो बेसिकली आ गया 3.84, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्वल आ गया। और अगर n हमारा 4 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब कौन सा यूनिट चल रहा होगा, एफसीसी, ठीक है। आंसर में वैसे एचसीपी भी लिखा है, बट अभी आपको पता नहीं है एचसीपी क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप डेंसिटी वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले क्वेश्चन से पहले, कंसेप्ट से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ जो शायद आपको कहीं पर हेल्प हो जाए, ठीक है। नोट करके लिख लो कि भाई फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, अगर सिर्फ एक ही सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो उस केस में जो डेंसिटी अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। डेंसिटी अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी = डेंसिटी अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी, ठीक है, कांस्टेंट होता है और 0.74/0.68 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा नोट था, हो सकता है कहीं पर काम आ जाए या जो भी है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक एटम था या फिर एक कुछ भी था, एक था हमारे पास, ठीक है, या फिर मान लो गोल्ड था या कार्बन था या डायमंड था। तो डायमंड को पहले हमने बीसीसी में बनाया, बीसीसी में बनाने के बाद डेंसिटी इतनी ऑब्टेन हुई, फिर हमने उसको एफसीसी में बनाया, ठीक है। तो अब उसकी डेंसिटी कितनी होगी ये बताओ। तो वहाँ पर ये कंसेप्ट लगा सकते हो या नहीं, कैसे लगा सकते हो, तुम क्या करोगे, डेंसिटी अपॉन पी पैकिंग फ्रैक्शन, बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन मालूम है, एफसीसी का भी पैकिंग फ्रैक्शन मालूम है। बीसीसी का तुम्हें डेंसिटी दिया था क्वेश्चन में, तो एफसीसी का डेंसिटी तुरंत निकाल लोगे, या नहीं भी दिया है तो तुम ये दोनों रेशियो को इक्वेट कर सकते हो। पीएफ तुम्हें पता ही है उसका डायमंड का एफसीसी में, है ना। डायमंड हो या कुछ भी हो, एफसीसी में तो पैकिंग फ्रैक्शन तो उतना ही होगा ना, कुछ कोई भी एलिमेंट हो, डायमंड ना रहने दो, तो डेंसिटी तुरंत निकाल दोगे इन दोनों को इक्वेट करके। तो वैसे क्वेश्चंस में हेल्पफुल होता है। और अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो वैसे क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एज लेंथ वगैरह का थोड़ा इधर उधर करके आप कर ले जाओगे, ठीक है, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन आने का वो चांस बहुत ज़्यादा कम है, सीईटी के लिए बता दिया मैंने ऐसे ही, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं जो कंसेप्ट बोल रहा था मैं उसके बारे में। चलो देखो, तो मैंने बोला कि भाई डेंसिटी = होता है कैपिटल MN/ρ(a³), सॉरी NA × A³, ये होती है हमारी डेंसिटी, ठीक है। ये मैंने बोला, ठीक है, तो मैंने क्या गलत बोल दिया। तो अगर मैं यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू निकालूँ तो वो आती है ρNA × A³/N, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो मोलर मास होता है वो करस्पॉन्ड करता है एवोगाड्रो नंबर को, है ना। सो देयरफॉर अगर हम 1 ग्राम मास की बात करें पार्टिकल के तो हो जाएगा Na/m, है ना। मोलर मास से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा 1। तो 1 ग्राम मास की बात करें तो वो हो जाएगा Na/m के इक्वल। देयरफॉर अगर हम x ग्राम पार्टिकल की बात करें तो वो हो जाएगा xNA/m, है ना। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है,
हेडिंग मुझे देखने दो क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल क्रिस्टल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम मेटल क्रिस्टल इज इक्वल्स टू एक्स एन ए अपॉन कैपिटल एम की जगह ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगा रो एन ए क्यूब अपॉन एन, ये एन से ये इन खत्म, ये आ गया एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब। ये तो आपको करना क्या है, बस एक्स की जगह मास डाल देना है, जो भी होगा तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्स ग्राम मेटल क्रिस्टल में मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी होंगे वो आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे इतने ग्राम ऑफ पार्टिकल्स में। ये क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्स ग्राम मेटल क्रिस्टल, जो भी आप लोगों को मेटल क्रिस्टल दिया और आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे। बट आपसे बोल दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन दिस, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा देखो, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए फॉर्मूला क्या होगा देखो, एन पार्टिकल जो होते हैं अगर वो एक यूनिट सेल बनाते हैं, अगर एन पार्टिकल से एक यूनिट सेल बनता है, ठीक है, तो एक पार्टिकल से कितना यूनिट सेल बनेगा, एन पार्टिकल से एक यूनिट सेल बनता है तो एक पार्टिकल से 1/n यूनिट सेल बनेगा, ठीक है, और एक पार्टिकल से अगर 1/n यूनिट सेल बनेगा तो इतने पार्टिकल से कितना यूनिट सेल बनेगा, एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब से कितना यूनिट सेल बनेगा, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब इंटू 1/n, तो n से n खत्म, तो x अपॉन रो ए क्यूब यूनिट सेल्स बनेंगे, ठीक है, कब, जब इतना मास होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x अपॉन रो ए क्यूब, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब, ठीक है, ओके। तो एक बात मुझे बताओ, x क्या है, मास, रो क्या है, डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम, तो देयरफॉर वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आपको निकालना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, v अपॉन ए क्यूब, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो एक बार ये डेरिवेशन जरूर रीड मार लेना आप लोग, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एक बार आप लोग रीड मार सकते हो, ये डेरिवेशन रीड मार लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम मेटल क्रिस्टल, वो कैसे निकाला, हमें पता है मोलर मास करेस्पॉन्ड करता है एवोगाड्रो नंबर को, तो 1 ग्राम पार्टिकल के लिए किसको करेस्पॉन्ड करेगा, एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास को, तो एक्स ग्राम पार्टिकल के लिए एक्स एन ए अपॉन एम, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम क्रिस्टल क्या हो जाएगा, m की जगह हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया इसको, खत्म, ये आ गया हमें वैल्यू, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें निकालना था, तो n पार्टिकल से सपोज एक यूनिट सेल बन रहा है, तो एक पार्टिकल से कितना यूनिट सेल बनेगा, 1/n यूनिट सेल बनेगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग जेईई में कैसा करते थे कि हम लोग इसी मेथड से सॉल्व कर लिया करते थे, हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं आता, हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है। हम क्या करते थे, इसी मेथड से फॉलो करते थे कि भाई 4 एटम से एक एफसीसी बन रहा है तो एक एटम से 1/4 एफसीसी बनेगा, तो Na/56 एटम से इतना यूनिट सेल बनना चाहिए, ऐसे हम लोग सॉल्व कर लिया करते थे। बट आपके लिए फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से करो, ज़्यादा आसान है, फेमस क्वेश्चन से अक्सर आते हैं, ठीक है। तो एक्स अपॉन रो ए क्यूब पार्टिकल से एक्स अपॉन रो ए क्यूब इंटू 1/n यूनिट सेल्स बनेंगे, तो इस तरीके से एक्स अपॉन रो ए क्यूब यूनिट सेल्स आ जाएंगे आपको इसमें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर एक्स बाय रो को वॉल्यूम कर दिया तो v अपॉन ए क्यूब हो गया। तो एक बार जरूर इसे रीड मार लेना, मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है, डेरिवेशन को, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज लिखना होगा ना आपको। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। चलिए तो एक क्वेश्चन कर लीजिए उसी हेडिंग पे, नायोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर हैविंग डेंसिटी दिस, हैविंग एज लेंथ दिस, हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब, और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन रो ए क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना। एन क्या है, एन क्या है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, इफेक्टिव पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है इसमें, इफेक्टिव एटम्स बीसीसी है तो बीसीसी में 2 प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। एक्स कितना है 0.5, एन कितना है 2, रो कितना है 8.55, और ये पिकोमीटर में है और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको किस में फॉर्मूला लगाना है, सेंटीमीटर में। तो 330 पिकोमीटर को जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 330 × 10⁻⁻12 मीटर, बट सेंटीमीटर में चाहिए तो 3.3, ओके, सेंटीमीटर में चाहिए तो 330 × 10⁻10 सेंटीमीटर, सो 3.3 × 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 3.3 × 10⁻8 का क्यूब, ठीक है। तो 0.5 × 2 अपॉन 8.55, 0.5 × 2 तो 1 हो जाएगा ना,
तो ये हो गया 1। ओके 3.3 का क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 27, 27, 29 के आसपास कुछ आएगा। चलो 30 मान लो, 3.3 का क्यूब 30 मान लो, ठीक है। 10⁻24 हो गया, 10⁻24 ऊपर चला गया, 38 या कुछ 240 हो जाएगा, तो मान लो ये कुछ 260 हो गया, ये तो 1/260 समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है। आप लोग देख लेना बाकी। आइए नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला x अपॉन रो इंटू ए क्यूब आया है 30 × 10⁻24। इसको आगे रिजॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कुछ भारी नहीं है इसमें यार, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज वीडियो में मिलेंगे तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल उस समय करेंगे। आइए अब समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं वॉइड्स के बारे में। वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे अरेंजमेंट्स के बारे में, फिर उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वॉइड्स के बारे में। वॉइड्स मतलब बेसिकली कुछ गैप जो रह जाते हैं, वॉइड फ्रैक्शन अभी आप ही लोगों ने सुना होगा, है ना। देखो वॉइड्स जो होते हैं वो 2 डायमेंशन में भी होते हैं, तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल वॉइड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो वॉइड्स होते हैं इनके साथ एक कंसेप्ट आता है रेडियस रेशियो का, बट रेडियस रेशियो का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में, तो इसीलिए हम लोग रेडियस रेशियो को अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूँ वॉइड्स वगैरह के बारे में, ठीक है। रेडियस रेशियो को इग्नोर करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है 2D में वो है ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है, पहला और आखिरी। ट्रायंगुलर वॉइड्स कैसे बनते हैं? सिंपल है, देखो जब 2D अरेंजमेंट करोगे ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल छूट रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल छूट रहा है, इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इस वॉइड का? इस वॉइड के साथ 3 स्फीयर जुड़े हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 3, और इधर इसका शेप ऐसा आता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। बाकी अगर रेडियस रेशियो का कंसेप्ट होता तो थोड़ा और इसको हम लोग डिस्कस कर सकते थे, ओके। तो ये कहलाता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड 2D में, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 डायमेंशनल वॉइड्स, वो ज़्यादा जरूरी हैं, ये नहीं आएंगे तो ऐसे ही। चलिए अभी हम लोग स्टडी करते हैं वॉइड्स इन 3 डायमेंशंस। सबसे पहला आता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कैसा है, ये आपका पहला एटम, ये आपका दूसरा एटम, और ये आपका तीसरा एटम, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये 3D है तो इसके ऊपर से हम लोग एक और एटम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट फिर भी ऊपर की तरफ इस तरीके से एक टेट्राहेड्रॉन बनता है। कैसे बनता है देखो, ये इसमें इस तरीके का टेट्राहेड्रॉन बनता है। ये जो वॉइड दिख रही है ना, ये अभी सपोज ये मैंने पीछे से लगाया हुआ है, ठीक है, तो आगे से तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है वो तो बन ही रहा है ना, आगे से तो टेट्राहेड्रॉन बन ही रहा है, पीछे से भले मैंने एक सर्कल रख दिया है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4 का, और क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन की तरह दिखता है इसीलिए हम लोग इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक क्यूबिक वॉइड भी होता है, बट क्यूबिक वॉइड के बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इतना समझ लो क्यूबिक वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है, और वो 4 स्फीयर के ऊपर जब 4 स्फीयर रख दोगे तो जो वॉइड छूटता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक वॉइड। 4 स्फीयर के ऊपर 4 स्फीयर रख दोगे तो जो वॉइड छूट जाता है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक वॉइड, ठीक है। अच्छा, तो उसके बारे में हम लोग अभी कुछ खास चर्चा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं 6 स्फीयर से, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रॉन की तरह दिखते हैं ये। चलिए, तो इट इज फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर्स, ठीक है। और इसका अगर मैं आप लोगों को शेप बताना चाहूँ तो एक्चुअल में तो आपकी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखो, मुझे उम्मीद थी इन्होंने ऐसा ही दिया होगा। ऑक्टाहेड्रॉन बनता है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने तो ऐसा दिया हुआ है कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 3 और स्फीयर इसके ऊपर रख दिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। बट इसके बावजूद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप छूट गया, और ये जो गैप होता है ना टेट्राहेड्रॉन की तरह दिखता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, सॉरी, ये जो गैप है ये ऑक्टाहेड्रॉन की तरह दिखता है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कभी आया तो इसमें क्या क्या लिखोगे बताओ।
इसको लिखोगे इट लुक्स लाइक अ टेट्राहेड्रॉन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. इसके बाद इट लुक्स लाइक एन ऑक्टाहेड्रॉन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट इज फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ठीक है. और एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी जानकारी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो ट्वाइस होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के. अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होगा. ठीक है. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के भी डबल होते हैं. मतलब अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसमें 8 होने हैं. ठीक है. लिख लो यहाँ पे अच्छे से, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू octahedral voids is equals to 2 into number of atoms. मतलब बेसिकली 2z. ठीक है. ये होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स. क्लियर? समझ में आ गया ना दोनों के बीच का फर्क वर्क क्या है. तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो. बाकी टेक्स्ट बुक वगैरह रीड मार लेना, अगर कुछ एक्स्ट्रा का पॉइंट मिल जाए तो उसको भी ऐड कर लेना. तो ये हो गया वॉइड्स का खेल. अभी मैं आपको बताता हूँ अरेंजमेंट्स. ठीक है. चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग. थ्योरेटिकल पार्ट है तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं लिखा देता हूँ. बाकी इसमें से कुछ एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना. ठीक है. तो देखो हमारे पास क्या क्या है. इन हेक्सागोनल लेयर्स. ठीक है. इन हेक्सागोनल लेयर्स स्फीयर्स आर प्लेस्ड वन अबव अनदर इन 3D, देन वी गेट 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट. ठीक. अच्छा देखो, इफ हेक्सागोनल लेयर्स आर प्लेस्ड one above another, then we get 2 types of arrangement. ठीक है. then we can get 2 types of arrangements. then we can get 2 types of arrangements. कौन सी? पहली टाइप है हम लोगों की ए बी पैकिंग हो. ठीक है. जिसमें जो यूनिट सेल होगा वो एक हेक्सागन होगा और उसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. ठीक है. पहली है ए बी ऐसी पैकिंग हो, इसको हम बोलेंगे, जिसमें हम लोगों को जो यूनिट सेल मिलेगा वो एक हेक्सागन मिलेगा और इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. इसको ब्रैकेट में लिख लो HCP. ठीक है. ओके. नेक्स्ट एक और टाइप पॉसिबल है जो कि है ABC. ठीक है. इसमें जो यूनिट सेल मिलेगा वो हमें मिलेगा क्यूब मिलेगा बेसिकली. तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग. इसका शॉर्टकट में नेम होता है CCP और ये कुछ और नहीं बल्कि आपका FCC ही है. ठीक है. CCP कुछ और नहीं बल्कि आपका FCC है. कहीं पर भी आपको बोले कि देयर इज CCP तो समझ जाना उसमें जो कुछ आपको यूज़ करना है सब FCC का यूज़ करना है. चाहे वो नंबर ऑफ पार्टिकल हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, चाहे वो पैकिंग एफिशिएंसी हो, सब कुछ FCC की यूज़ करनी है. बाकी SCP के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये सब वो सब मैं आपको इसके बाद पढ़ा देता हूँ. ठीक है. तो इसमें जो यूनिट सेल होता है वो एक क्यूब होता है और इसकी जो पैकिंग होती है वो इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ. ठीक है. उससे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ HCP. समझ में आया ना. देखो हेक्सागोनल लेयर्स को अगर एक के ऊपर एक हम लोग रखते जाएंगे तो हमें 2 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबली मिलेंगी. एक ऐसी जिसमें यूनिट सेल हेक्सागन बनेगा, एक ऐसी जिसमें यूनिट सेल क्यूब बनेगा. ठीक है. तो जिसमें हेक्सागन बनेगा उसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन सब कुछ अलग होता है, वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, खुद से निकालेंगे अभी. ठीक है. बट जो ABC दूसरे टाइप की अरेंजमेंट है उसमें हमें मिलेगा एक यूनिट सेल में क्यूब जिसकी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग होगी. तो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग इज नन अदर देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है. तो ये FCC और CCP दोनों के दोनों बराबर ही हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. ठीक है. ओके. तो देखते हैं हम लोग इसके बाद. ठीक है. देखते हैं. चलिए तो हम लोग इसको HCP और CCP सीख लेते हैं और फिर इनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो कर लेते हैं. चलिए तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड. ठीक है. हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में देखो होता क्या है. सपोज आपके पास स्क्वायर्स ऐसे हैं, सॉरी स्फीयर्स ऐसे हैं. ठीक है. अगले केस में ऐसे. तो ये हेक्सागोनल लेयर A है और ये लेयर B है. ठीक है. और फिर ये फिर से रिपीट हो गया. देखो समझ रहे हो, नहीं समझे? अरे भाई A जैसा था वैसा ही ये दोबारा हो गया, अब भी दोबारा रिपीट हो गया. तो
तो ये कौन सी अरेंजमेंट हो गई, ये अरेंजमेंट हो गई ए बी, मतलब जो लेयर्स है हमारी वो सेम टू सेम रिपीट हो, ए बी। तो ऐसी पैकेजिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसमें जो हेक्सागन बनता है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, मैं दिखा सकूं अगर कहीं पर, अगर मैंने ढंग से बनाया हो तो चलो यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो बन रहा है एक हेक्सागन, ठीक है। इस हेक्सागन का जो Z है वो आता है 6, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है यहाँ पे वो आते हैं 6, नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स। और कैसे आते हैं, 3D में है ये, और लेयर के ऊपर एक और लेयर है, ठीक है। तो बेसिकली देखो 1/3 इसके अंदर है, तो बेसिकली 3 यहाँ से और 3 इसके ऊपर से, समझ रहे हो। ये अंदर एक पार्टिकल, इसके ऊपर एक और पार्टिकल, 2 हो गया। अब ये देखो सर्कल का 1/3 पार्ट अंदर है, 1 2 3 4 5 6 सर्कल का 1/3 पार्ट अंदर है, तो बेसिकली 2 एटम्स हो गए, 2 यहाँ से और 2 इसके ऊपर से जो आ रहे वो, तो 2 2 4, और जो ये बीच में 2 पार्टिकल्स है वो, तो 2 2 4 2 6, तो Z की वैल्यू हो गई 6। और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप ऐसे समझ सकते हो, देखो एक पार्टिकल जो है वो 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। 6 नीचे 6 ऊपर, तो इस तरीके से इसका 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकेजिंग एफिशिएंसी वही होती है 74%, और बाकी A और R का रिलेशन सिंपल है, A = 2R, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस आपको याद करने वाली चीज़ क्या है कि भैया जो HCP होता है उस केस में जो Z की वैल्यू होती है वो 6 होती है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। और कुछ हो तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे बताने जैसा नहीं है, ठीक है। मैं चाहता तो आप लोगों को ये सॉल्व भी करवा सकता था, क्या, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, ठीक है। बट ठीक है यार, कोई ज़्यादा ये वो नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ याद कर लो, कोई खास ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको उत्सुकता है तो CZ अकेडमी पे आ जाना, जब वहाँ करेंगे तो सब कुछ करेंगे, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग समझ में आ गया। Z की वैल्यू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के केस में क्या है, ये सेम एज FCC है, ठीक है। ये क्या है, ये CCP है, बट यही तो FCC है, यही तो FCC है। इस केस में होगा क्या, सपोज यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे दूसरी लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे तीसरी लेयर है मान लो, ठीक है, ठीक है। तो A B C तीनों लेयर अलग है, फिर यही रिपीट होगा A B C, ठीक है। तो A B C इसी तरीके से ये रिपीट होती जाती हैं लेयर्स। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं CCP। बेसिकली आप अगर इन A B C को ऐसे धंसा दो तो आप लोगों को मिल जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बट धंसा दूंगा तो क्या दिखाऊंगा मैं, समझ ही नहीं आएगा आपको क्या बता रहा हूँ, है ना। और ये सेम एज FCC होता है, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, सॉरी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 12 होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है क्या, 1 2 4 6 8 12 सेम FCC का CCP। हाँ यार, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। इसके Z की वैल्यू 4 होती है, और बस दैट्स इट, और कुछ याद करने जैसा है नहीं, है ना। तो याद रखना CCP का ये होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। अब जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, याद कर लो। HCP में Z की वैल्यू CN की वैल्यू कितनी, CCP में Z की वैल्यू CN की वैल्यू कितनी, याद कर लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लीजिए, इसी के साथ लेक्चर को स्टॉप करेंगे। और अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, उसको लैपटॉप पे पढ़ा के खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है फाइंड फॉर्मूला, एटम A फॉर्म्स CCP, B एटम ऑक्यूपाई ऑल TD voids, C एटम्स ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द OD voids। तो देखो मैंने कुछ चीज़ें लिखाई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। OD voids जो होते हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल voids जो होते हैं, वो सेम एज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स बोले तो Z की वैल्यू, Z मतलब समझते हो ना, वो N, महाराष्ट्र बोर्ड में जो N है वही है Z, ठीक है। अच्छा, जो TD voids होते हैं वो ट्वाइस होते हैं OD voids के, 2 टाइम्स होते हैं OD voids के, ठीक है। या फिर बोल दो 2 टाइम्स होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के। तो यहाँ पे एटम A जो है वो CCP बना रहा है, तो CCP में Z की वैल्यू कितनी होती है, CCP मतलब FCC, तो FCC में Z की वैल्यू कितनी होती है, Z की वैल्यू होती है 4, तो A4। B एटम ऑक्यूपाई ऑल TD voids, तो अगर Z की वैल्यू 4 है तो TD voids कितने होंगे बताओ, TD voids होंगे 2 × 4, मतलब TD voids होंगे 8, तो A4 B8। C एटम ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द OD voids, ठीक है। OD voids कितने होंगे बताओ, OD voids होंगे सेम एज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो OD voids भी होंगे 4, लेकिन ये ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, हाफ ऑफ द OD voids, तो 4 का आधा 2,
तो मतलब C2। अब इसको रिजॉल्व कर दो क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा वो मांगता है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा A2B4C1। तो आप लोग ये भी करोगे, ये भी करेक्ट है, ये लिखोगे ये भी करेक्ट है, दोनों सही है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो A2B4C1 समझ में आ गया कैसे किया। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन लिखो। X जो है वो CCP बना रहा है, Y जो है वो हाफ ऑफ OD वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, और जो Z है वो 1/4 ऑफ TD वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, 1/4 ऑफ TD वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो X अगर CCP बना रहा है तो CCP में Z की वैल्यू कितनी होती है 4, तो ये हो गया X4। Y जो है वो हाफ ऑफ OD वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। OD वॉइड कितने होते हैं, जितने एटम्स होते हैं, तो एटम्स 4 हैं, तो OD वॉइड कितने होंगे 4, लेकिन ऑक्यूपाई कितना कर रहा है आधा, तो 4 का आधा 2, तो X4Y2। अब TD वॉइड्स कितने होते हैं, डबल ऑफ OD वॉइड्स। OD वॉइड्स इसमें है कितने, OD वॉइड्स इसमें है कितने 4 ना, ऑक्यूपाई भले आधा कर रहा है लेकिन है कितने, है तो 4 ना। तो TD वॉइड OD वॉइड के डबल होते हैं या फिर एटम्स के डबल होते हैं, तो एटम्स यहाँ पे 4 हैं, तो 4 का डबल 8, तो ये हो गया 1/4 इंटू 8, तो 4 2 ज़ा 8, तो X4Y2Z2 इसको रिजॉल्व कर दोगे तो X2YZ आ जाएगा, X2Y1Z1 बेसिकली, ठीक है, X2Y1Z1। समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने। इसमें मत चले जाना कि भाई Y हाफ ऑफ OD था तो ये 2 बचा था तो यहाँ पे 8 कैसे आ गया, भाई उसने ऑक्यूपाई किया आधा, था कितना वो मैटर करता है, ठीक है, जितना था वो मैटर करता है, कितना ऑक्यूपाई किया वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे जो ऑक्यूपाई किया वो Y पे जाएगा, लेकिन जब Z के लिए तुम सोचोगे तो समय ये मत सोचना कितना ऑक्यूपाई किया था, ये वो जितना था वो सोचना है तुम्हें। तो TD वाइड होता है डबल ऑफ OD वाइड, और OD वाइड जितने थे कितने थे 8, तो 8 से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 को 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे Y पे भी 2 था, सिंप्लीफाई कर दिया। बाकी आप लोग अगर इसको भी करेक्ट आंसर मारते हो तो भी चलेगा, ये भी करेक्ट है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। जो P है वो बना रहा है HCP, Q जो है वो 2/3 ऑफ TD वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो R है वो हाफ ऑफ OD वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। P जो है वो HCP बना रहा है, जो Q है वो 2/3 ऑफ TD वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो R है वो हाफ ऑफ OD वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका आंसर कमेंट कर दो, सही होगा तो इसका मतलब आप समझ चुके हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में, जो बची हुई चीज़ें उसमें से एक शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो बची हुई चीज़ें सीख लेंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ तो काम नहीं आएंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक है थोड़ा IMP, और ये फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट IMP है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।